ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। आज की क्लास से हमने जो है वो पेपर क्रिएट करना स्टार्ट करना था। रिसर्च पेपर के रूल्स हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। मेन हमारा फोकस होगा एमएस वर्ड की फॉर्मेटिंग के ऊपर, लेकिन लेक्चर 4 में आके हम इसके प्रॉपर रूल्स डिस्कस करेंगे रिसर्च पेपर के, क्योंकि साथ साथ अगर सिर्फ डिस्कस करते रहेंगे तो आप लोग का इसके रूल्स की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो रिसर्च पेपर के प्रॉपर रूल्स होते हैं। अगर आप अपना रिसर्च पेपर कोई क्रिएट करते हैं लेकिन उसके रूल्स फॉलो नहीं करते, फॉन्ट स्टाइल, साइज, हेडर, फुटर जो डिफाइंड होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाते, तो फिर आपका रिसर्च पेपर जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो इसके रूल्स जो है वो हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, कुछ हम साथ साथ भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन हमारा फोकस होगा एमएस वर्ड के ऊपर ही। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो सर्च पेपर की फॉर्मेटिंग के ऊपर अभी नहीं है फिलहाल, और ना ही उसके फॉर्मेट के ऊपर है। मतलब आपने इंट्रोडक्शन पहले डालना है वो, और जो एब्स्ट्रैक्ट पहले डालना है, इस तरह से वो हम लेक्चर 4 में उसका ऑर्डर, उसके जो रूल्स है वो डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस इस कोर्स के अंदर कंटेंट के ऊपर भी नहीं है कि उसका कंटेंट कैसे आपने लिखना है। यानी कंटेंट राइटिंग का कोर्स नहीं है, एमएस वर्ड का कोर्स है। तो इसके अंदर हमने जो है वो बस ये देखना है कि हमने जो भी स्टडी करना है उसको हमने एमएस वर्ड के अंदर टैकल कैसे करना है, और उसकी फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड में किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर एक लाइन डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया, और सबसे पहले तो हम मार्जिन डिस्कस करते हैं कि मार्जिन क्या होते हैं और उसको कैसे सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। अब इसके मार्जिन है नॉर्मल। नॉर्मली हम नॉर्मल मार्जिन रखते हैं। मार्जिन क्या होते हैं? वालेकुम अस्सलाम। मार्जिन क्या होते हैं? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के वो एरियाज जिसके अंदर आप कुछ भी टाइपिंग नहीं कर सकते, वो होते हैं मार्जिन। अच्छा, आप देख सकते हैं कि टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट पे ना कुछ ऐसे एरियाज है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि स्पेसेस जो है वो हर पेजेस पर है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये इसको बोलते हैं मार्जिन। जिस तरह से हम अपने पेजेस पर जो काम करते थे कॉपीज पर, तो उसके लिए भी हम मार्जिन लाइंस लगाते थे और हम उन मार्जिन को क्रॉस नहीं करते थे। इसी तरह से एमएस वर्ड के भी मार्जिन होते हैं। एमएस वर्ड के 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो मार्जिन सेट करना हमारा सबसे पहला काम होता है कि जैसे ही हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करें, हमने जो भी मार्जिन रखने हैं हम उसके डिसाइड ऑलरेडी कर लें, ताकि हम जब डॉक्यूमेंट बना चुके हैं तो मार्जिन की वजह से हमारी अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग खराब ना हो। सबसे पहले आपने लेआउट टैब पे आना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके। अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया उसके अंदर ऑलरेडी डेटा इंसर्टेड है, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको मार्जिन सेट करना और उसका डिफरेंस बताना है। लेकिन आप जब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तभी आप मार्जिन सेट करेंगे। तो लेआउट टैब में आके ना यहाँ पर आपने जाना है मार्जिन से। अब नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ना मार्जिन सेट हुए होते हैं नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जब आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी जो एमएस वर्ड की तरफ से सेटिंग्स होती हैं उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन सेट हुए होते हैं। और हम जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या कोई रिसर्च पेपर क्रिएट करते हैं तो हमने मार्जिन नॉर्मल ही रखने होते हैं। देखिए, हमने नॉर्मल मार्जिन ही रखने होते हैं। नॉर्मल मार्जिन क्या होते हैं? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पे 1-1 इंच का गैप होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल मार्जिन। अब यहाँ पर मेरे पास मेजरमेंट यूनिट सेट हुए हुए हैं इंचेस में। हो सकता है आपके पास सेंटीमीटर्स में आ रहे हो। तो इसको सेट करने के लिए आप जाते हैं फाइल में, मेजरमेंट यूनिट्स को सेट करने के लिए फाइल में जाते हैं, फिर ऑप्शंस में जाते हैं। ओके ठीक है, मैं जरा स्लोली बोल लेती हूँ, लेकिन प्लीज आप अपनी टोन का भी ख्याल रखें। आई एम योर इंस्ट्रक्टर। चैट्स मैं ओपन करके देखती हूँ मैसेजेस, लेकिन मैं पूरा फोकस चैट के ऊपर नहीं रखती हूँ, अदरवाइज मैं आपको टीच ना करती। मैं दोबारा से बता देती हूँ। कोई भी चीज रिपीट करनी हो ना तो आप बता सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगी। अच्छा, तो हम सेट कर रहे थे मार्जिन, हम बात कर रहे थे मार्जिन सेट करने के बारे में, कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का हमने मार्जिन सेट करना होता है तो ये हमारा सबसे पहला काम होता है। और कोई भी जब, तो इससे मैं रिपीट कर रही हूँ ना आपको, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए होते हैं, मैं भी होती हूँ, बाकी एडमिन्स भी होते हैं। तो आप अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको आप थोड़ा सॉफ्टली टोन में भी कन्वे कर सकते हैं। इस तरह से फोर एंड हाइपर नहीं हुआ करता। मतलब प्रॉब्लम तो तब है ना जब आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी एंड तक सुनी ही नहीं गई। जब आपने एक दफा कहा और अगली दफा में आप हार्श हो गए, तो ये तो कोई बात नहीं थी।
चलिए ठीक है, अब मार्जिन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया और इसके ऊपर मार्जिन हम सेट करेंगे, मार्जिन क्या होते हैं और हम उसको क्यों सेट करते हैं। मार्जिन होते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के वो एरिया जिसके ऊपर आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। हाँ, टॉप और बॉटम पे हम हेडर्स और फुटर्स तो सेट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम टाइप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके आ रही हूँ, ये देखिए ऊपर, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रही, ये ऊपर और लेफ्ट राइट वगैरह पे हम कुछ टाइप नहीं कर पाते। जिस तरह से हमारी कॉपीज पे भी साइड में मार्जिन होते थे, तो हम मार्जिन लाइन सेट करते थे, लेकिन हम उसमें कुछ लिखते नहीं थे, हम मार्जिन को क्रॉस नहीं करते थे। इसी तरह से एमएस वर्ड के अंदर भी मार्जिन होते हैं, और हम उस मार्जिन को क्रॉस कर ही नहीं सकते क्योंकि हम उसमें टाइपिंग नहीं कर सकते। तो ये मार्जिन हमने हर डॉक्यूमेंट के लिए सेट करने होते हैं बाय डिफॉल्ट जो है वो। बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होते हैं, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के अंदर ओपन करते हैं, तो ऑलरेडी जो मार्जिन इंसर्टेड होते हैं एमएस वर्ड की तरफ से, जो पहले से चीजें सेट हुई होती है ना, उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन नॉर्मल लगे हुए होते हैं। जब आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ना, उसके अंदर मार्जिन नॉर्मल सेट हुए होते हैं, और हमने भी मार्जिन नॉर्मल ही रखने होते हैं। हम कोई आम डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें या फिर रिसर्च पेपर क्रिएट करें, तो हमने उसके मार्जिन को नॉर्मली रखना होता है। लेकिन कभी कभी ना हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, अगर आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आपको जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके मार्जिन आपने यही वाले सेट करने हैं। तो वो फिर आप जब सेट करते हैं और आपको वो मार्जिन यहाँ पे नहीं मिलते, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके टीचर ने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं कि आपने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के मार्जिन 0.75 रखने हैं। अब यहाँ पर तो ऐसे कोई मार्जिन नहीं नजर आ रहे। मतलब अगर आपने जो मार्जिन आपको इंस्ट्रक्शंस मिली है ना कि आपने यही वाले मार्जिन सेट करने हैं, और वो मार्जिन आपको यहाँ पर कहीं नहीं मिलते, वैसे बाय डिफॉल्ट हमने नॉर्मली रखे होते हैं मार्जिन। हर डॉक्यूमेंट के लिए मार्जिन नॉर्मल रखना है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफाई कर देता है कि मार्जिन आपने यही वाले रखने हैं, तो फिर आपने उन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना है जो आपको वो बताएगा। ठीक है, और अगर आपको जो स्पेसिफाई किया जाता है वो यहाँ पर आपको मार्जिन नहीं मिलते, तो उसके लिए आप जाते हैं कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन का मतलब होता है अपनी मर्जी से मार्जिन को कस्टमाइज कर देना। तो कस्टम मार्जिन के बाद आपके सामने बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अपने मर्जी के मार्जिन जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं जिसके बारे में, यानी यहाँ पर जो है वो 0.75 टाइप कर दिया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के मार्जिन 0.75। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होकर समझते हैं कि ये हमने रिसर्च पेपर के लिए सेट करने होते हैं। रिसर्च पेपर के लिए हमने मार्जिन को नॉर्मली रखना होता है, 1-1 इंच के गैप के साथ। रिसर्च पेपर के लिए मार्जिन नॉर्मल ही होते हैं। ये मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कोई स्पेसिफाई कर देता है ना कि आपने मार्जिन ये वाले रखने हैं, और वो आपको मार्जिन बाहर कहीं पे नहीं मिलते, ये मार्जिन वाले ऑप्शन में नहीं मिलते, तो फिर आप कस्टम मार्जिन पे जाके अपने लिए सेट कर सकते हैं। यही हम एज एन एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन आती है गटर और गटर पोजीशन की। ये क्या होता है, जब हम अपने डॉक्यूमेंट को हमने बाइंड करवाना होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा हमारी जो बुक्स होती हैं उसके जो बाइंडिंग एरिया होता है उसके अंदर भी हमारे कुछ वर्ड्स जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें बुक्स को खोल खोल के पढ़ना पड़ता है। वो जो बाइंडिंग एरिया में वर्ड्स जा रहे होते हैं वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते। इसकी रीजन ये होती है कि जिसने उस बुक को प्रिंट करवाया ना, उसने बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छोड़ी। अगर वो बाइंडिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पेज छोड़ देता तो हमारे जो वर्ड्स थे वो बाइंडिंग एरिया में ना जा रहे होते। तो इसलिए हम गटर पोजिशन और गटर मार्जिन सेट करते हैं बाइंडिंग के लिए। हम मार्जिन सेट करना सीख रहे हैं। तो ये गटर पोजीशन पे हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि हमने बाइंडिंग टॉप से करवानी है या फिर लेफ्ट साइड से करवानी है। यहाँ से हम सेट करने के बाद अब उसको बता देते हैं कि बाइंडिंग के लिए हमने स्पेस क्या छोड़नी है। नॉर्मली 0.5 इंच का छोड़ देते हैं, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी पड़ा होता है जो बाइंडिंग स्पेस में चला जाना होता है। मतलब 1 इंच का मार्जिन आपने पहले ही छोड़ा हुआ है, वो भी बाइंडिंग स्पेस में जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ने के लिए आपने उसको 0.5 इंच बता दिया कि आपके वर्ड्स बाइंडिंग एरिया में ना जाए। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस होती है जो गटर पोजिशन होती है ना, और गटर मार्जिन, ये एक्स्ट्रा स्पेस होती है जो कि सिर्फ आप बाइंडिंग के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं करवाना तो आप इन दोनों चीजों को इग्नोर करते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा के सिर्फ स्टैपल करवाना है तो फिर उसके लिए भी इसको इग्नोर कर दे। लेकिन अगर आपने प्रिंट करवाना है और आपने उसको बाइंड करवाना है, तो फिर आप जो है वो एक गटा पोजीशन और गटा मार्जिन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर दिया मैंने, तो अब ये देख सकते हैं मेरे मार्जिन जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग हो गए।
इस तरह से आप जो है वो मार्जिन सेट करते हैं, यानी कि अगर आपको अपने मार्जिन यहाँ पर नहीं मिलते तो फिर आप कस्टम मार्जिन पे जाके अपनी मर्जी के मार्जिन यहाँ पर टाइप कर देते हैं और ये मार्जिन सेट हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गटर वाला एग्जाम्पल के साथ बता दूँ, किस एग्जाम्पल के साथ? मतलब अभी हमने इसको खुद सेट करके देखा है। एग्जाम्पल का मतलब कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को बाइंड करवाना है तो फिर आप ये सेट करते हैं, अदरवाइज आप इसको सेट नहीं करते गटर पोजीशन में। तो एग्जाम्पल मैंने इसकी ये बताई है कि अगर आप अपने बुक्स को देखते हैं ना, तो कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि हमारे वर्ड्स बाइंडिंग एरिया में जा रहे होते हैं जो हमें नहीं क्लियरली विजिबल होते। तो ये इसलिए होता है कि जिसने बुक को प्रिंट करवाया था ना, उसने प्रिंट करवाते वक्त ये चीज का ध्यान नहीं रखा कि वो बाइंडिंग के अंदर भी, बाइंडिंग स्पेस में भी कुछ वर्ड्स हमारे जा रहे हैं। तो अगर आप ये सेट कर लेते हैं ना गटा मार्जिन, तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस रह जाती है बाइंडिंग के लिए, तो फिर आपको इशू नहीं आता। अप्लाई करके दिखाया है मैंने। अच्छा चलिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइपिंग कर दी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम मार्जिन सेट कर लेते हैं। लेआउट टैब पे आए, मार्जिन पे गए। अब यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन ही होते हैं, आप देख सकते हैं ये रूलर मुझे बता रहा है कि 1 इंच का गैप है, यहाँ से भी 1 इंच का गैप, यहाँ से भी 1 इंच का गैप। अब रूलर कैसे लेकर आना है? व्यू टैब में ना ऑप्शन होती है रूलर की, अगर आप इसके ऊपर टिक कर देते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड पे और टॉप के ऊपर रूलर आने लग जाता है, व्यू टैब रूलर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो 1 1 इंच का गैप है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, यानी कि ये नॉर्मल मार्जिन है। और लेआउट टैब पे जाके आप डिफरेंट मार्जिन भी सेट करते हैं। नॉर्मली हम नॉर्मल मार्जिन रखते हैं, हमने रिसर्च पेपर क्रिएट करना हो उसके लिए भी हम मार्जिन नॉर्मल रखते हैं। लेकिन अगर आप फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं या आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपको कहते हैं कि मुझे मार्जिन डिफरेंट चाहिए, और आपको वो जो मार्जिन बताते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलते, तो उसके लिए आप जाते हैं कस्टम मार्जिन पे, खुद मार्जिन सेट करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास मेजरमेंट यूनिट्स इंचेस में आ रहे हैं, हो सकता है आपके पास सेंटीमीटर्स में आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको चीज कंफ्यूज कर रही है। तो उसके लिए आप फाइल टैब में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे एडवांस की सेटिंग। ठीक है, फाइल टैब, ऑप्शंस और फिर आप एडवांस्ड में जाएंगे। अब यहाँ पर आपने डिस्प्ले की हेडिंग ढूंढनी है और डिस्प्ले की हेडिंग में जाके आपको मिल जाता है शो मेजरमेंट इन यूनिट्स हो। अब यहाँ पे मैंने इंचेस सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर जो है वो अपने मेजरमेंट यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास हो सकते हैं सेंटीमीटर्स हो, तो आपने यहाँ से इंचेस सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको मेजरमेंट यूनिट्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प होगी। अब आप देखिए अगर मैं साइज में भी जाऊँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास मेजरमेंट यूनिट्स इंचेस में आ रहे हैं, हर जगह पे मेरे पास अब मेजरमेंट यूनिट्स इंचेस में ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने मेजरमेंट यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेना है, इंचेस कर लेना है, वहां से जाके फाइल टैब, ऑप्शंस और एडवांस्ड में आपको मिलेगा डिस्प्ले में। और फर्दर मोर मैंने फिर कस्टम मार्जिन पे जाके आपको गटर पोजीशन का बताया था। अब अगर मैं यहाँ पर सेट कर लेती हूँ अपनी मर्जी से मार्जिन। ठीक है, मैंने टॉप और बॉटम के 1.5 कर दिया, लेफ्ट और राइट का मैंने 1 कर दिया और गटर का जो है वो 0.5 कर दिया। अब गटर मैंने लेफ्ट से सिलेक्ट किया और इसका मैंने 0.5 कर दिया। अब ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ खुद सेट करके, जो एक बार पहले भी अभी हम देखा है। तो ये मैंने ना बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, मतलब कि ये डिफाइन नहीं है कि आपने रिसर्च पेपर के लिए इसको फॉलो करना है, ये मार्जिन रखने हैं। मार्जिन आपने नॉर्मली रखने हैं, लेकिन अगर आपने खुद से सेट करना हो ना, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपने गटर पोजीशन और गटर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आप ओके कर दें, तो आप देख सकते हैं अब मार्जिन मैंने टॉप से 1.5 रखा था तो 1.5 ही है, बॉटम से भी 1.5 ही है, और राइट से मैंने 1 इंच का रखा था तो 1 इंच का है, और लेफ्ट से जो है वो मैंने रखा था 1 इंच का लेफ्ट का, और 0.5 मार्जिन के लिए, 0.5 बाइंडिंग के लिए रखा था, और 1 इंच का जो है वो उसके लिए। तो अब यहाँ पर मार्जिन सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब मार्जिन को अगर आपने खत्म करना हो, दोबारा से नॉर्मल के ऊपर लेके आना हो, तो यहाँ से जाके आप नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल मार्जिन सेट होगा। लेकिन कटर पोजीशन तब तक रिमूव नहीं होगी जब तक कि आप दोबारा से कस्टम में जाके इसको जीरो नहीं ना कराते, तब तक कटर मार्जिन आपके पास इस डॉक्यूमेंट के लिए रहेंगे। मतलब अगर आपने मार्जिन सेट किया है और फिर आप किसी और मार्जिन पर क्लिक कर देते हैं तो कोई और अप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ से जाके इसको खत्म करना पड़ेगा। अगर आप खत्म करना चाहते हैं, इसको जीरो करके ओके करना पड़ेगा और फिर आपके मार्जिन नॉर्मल हो जाएंगे। आप चाहें तो आप सेंटीमीटर पे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज कर रही है ये चीज तो फिर आप इंचेस में रख सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरह की होती है। पोर्ट्रेट होती है पेज साइज की ओरिएंटेशन, जिस तरह से आपको पता है पेज की लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है, तो ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। और लैंडस्केप इस तरह से होती है कि उसकी विड्थ जो है वो ज्यादा होती है और हाइट कम होती है पेज की। हम जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ही रखते हैं। और लैंडस्केप ओरिएंटेशन पावर पॉइंट के अंदर फॉलो होती है, एमएस वर्ड के अंदर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। और इसके अलावा पेज साइज जो है वो A4 होता है। जब आप प्रिंट करवाने लगता है ना, तो आपने पेज साइज को A4 कर देना है। तो ये तीन चीज आपने पहले से ही आके सेट कर लेनी है। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके उसके मार्जिन आप सेट कर लें, अगर आपने चेंज करने हैं तो, वरना आप नॉर्मल ही रहने दें, इसको इग्नोर कर दें। और ओरिएंटेशन हमने पोर्ट्रेट ही रखनी होती है, और साइज आप उसका A4 कर दें, मतलब पहले से लेटर साइज सेट हुआ होता है लेकिन आपने A4 कर देना है। नहीं, जो आप रेगुलर करते हैं तो उस पर चेंज नहीं करनी पड़ती। यार अब इससे स्लो और मैं क्या बोलूँ, ये तो काफी ज्यादा स्लो है। अभी तो आपके 8 लेक्चर्स के अंदर पूरा कोर्स कवर होगा। अब इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आनी है। तो फिर अगर आपको जो है वो लाइव क्लास में इस तरह से लगती है ना चीजें, तो फिर आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मतलब आपके पास अपनी चॉइस होती है, जैसे आपको ज्यादा फिजिबल लगे। जो एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको ज्यादा जल्दी समझ आ जाती है और चीजें नहीं भूलती, वो उनके लिए है कि वो लाइव क्लास में ले लें। क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग लेते हैं ना, तो आपका टाइम ज्यादा लगता है। 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है आपका 1.5 घंटा लग जाए, आपको 2 घंटे लग जाए। क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना फिर ये होता है कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। लाइव क्लास में साथ साथ प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं होती। तो लाइव क्लास में क्या होता है कि आपने बस बातों को गौर से सुनना होता है, और अपने पास एक नोटबुक रखनी होती है, वहां पर आपने मेजर चीजें नोट करनी होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है, वो फिर साथ ना लैपटॉप लेके बैठे होते हैं और साथ साथ सारी चीजें खुद भी कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि क्लास बहुत फास्ट जा रही है। तो फास्ट आपको तब भी लगेगी ही, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको प्रैक्टिस टाइम भी मिले और आपको जो है वो सिखाया भी जाए। तो 1 घंटे में आपने बस सीखना होता है। फिर उसके बाद आप सेम डे प्रैक्टिस कर ले, मतलब कि आपकी क्लास है 9 से 10, तो चाहे आप सुबह उठ के प्रैक्टिस कर लें या फिर आप जो है वो रात को ही प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपके माइंड में फ्रेश बातें भी। बाकी फिर जैसे आप लोग को फिजिबल लगे। जी, वो शायद आप साथ साथ प्रैक्टिस करी थी इसलिए आपको तेज होगा। तो यही चीज है कि आपने जो है वो पहले लेक्चर को गौर से लेना है, मतलब कि आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अपने पास अपनी नोटबुक रखें, उसके अंदर आप नोट करते जाएंगे क्या क्या मेजर पॉइंट्स है, की पॉइंट्स वगैरह, ताकि आपको भूले ना, और फिर आप उसके साथ प्रैक्टिस करना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल N। अगर आप कंट्रोल प्लस एन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ से जाके आप जो है वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं वेबसाइट के ऊपर। और टॉपिक हम कोई भी सिलेक्ट कर ले, क्योंकि मेन फोकस जो है वो हमारा उसी ऊपर है, फॉर्मेटिंग के ऊपर, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे सेट करनी है। तो टॉपिक आप कोई भी सिलेक्ट कर ले, जैसे कि मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर ले टॉपिक। अब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो जो भी आपका टॉपिक होता है ना, उसको आपने पहले यहाँ पे टाइप करना है। बल्कि सबसे पहले आपने काम क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करें, लेआउट की ऑप्शंस आपने सेट कर लेंगे, ये 3 ऑप्शंस जो अभी हमने डिस्कस की। फिर आपने क्या करना है, आपने ये होम टैब पे नॉर्मल पे आना है, ये स्टाइल्स होते हैं। अगर आप कोई हेडिंग बनाते हैं ना, हेडिंग 1 2 3, तो उसके लिए हम यहाँ से हेडिंग के स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। लेकिन जिन चीजों के ऊपर हेडिंग के स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहे होते, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया था बैच 61 का। अब इसके अंदर कुछ तो हेडिंग्स आ रही थी, लेकिन जो चीजें मेरे पास हेडिंग्स नहीं थी ना, जैसे कि ये पैराग्राफ्स हैं, अब ये मेरे पास हेडिंग तो नहीं है, तो इनके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है नॉर्मल का स्टाइल। यानी अगर किस चीज के ऊपर हेडिंग का स्टाइल अप्लाई हो रहा होता है तो वो हेडिंग होती है, और अगर किसी और चीज पे क्लिक करें तो देखिए नॉर्मल का स्टाइल, ये हेडिंग स्टाइल। यहाँ पे क्लिक किया तो नॉर्मल स्टाइल, इस पे भी हेडिंग स्टाइल, इस पे नॉर्मल स्टाइल। तो जो चीजें हेडिंग होती हैं उनके ऊपर हेडिंग का स्टाइल आपने अप्लाई करना है। और जो चीजें नॉर्मल फॉन्ट के अंदर लाई करती हैं, नॉर्मल कंटेंट के अंदर, उसके लिए हमने नॉर्मल का स्टाइल जो है वो स्पेसिफाई करना है। अब रिसर्च पेपर के अंदर फॉन्ट स्टाइल हम फॉलो करते हैं टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज होता है 12। तो ये चीज सेट करने के लिए आप क्या करते हैं,
आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया, ये नॉर्मल को राइट क्लिक किया, राइट क्लिक का आपको पता है कि 2 फिंगर से एक साथ क्लिक करते हैं टच पैड पे, और मॉडिफाई पे गए। मॉडिफाई पे जाने के बाद ना आपने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल सेट कर लेना है टाइम्स न्यू रोमन। अब टाइम्स न्यू रोमन आपको नीचे जाके टी की कैटेगरी में मिलेगा। मैंने क्योंकि सेट किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास ऊपर ही आ रहा है, रिसेंट्स में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर टाइम्स टाइप कर देते हैं ना तो आपके सामने ये फॉन्ट आ जाएगा। तो आपने टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर देना है और फॉन्ट साइज आपने 12 अप्लाई कर देना है। तो ये दोनों चीजें बस आपने नॉर्मल को राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे जाके बस ये दोनों चीजें सेट करनी है कि फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन कर देना है और फॉन्ट साइज आपने 12 कर देना है। ओके कर दिया। अब मैं डॉक्यूमेंट में जो भी लिखूंगी उसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल जो है वो सेम ही रहेगा। ये रिसर्च पेपर का फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज होता है। बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आपकी अपनी मर्जी। वैसे टाइम्स जो रोमन जो है वो प्यारा फॉन्ट स्टाइल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपना टाइटल लिखना है। यहाँ पर मैंने टाइटल टाइप किया, उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने उसको बनाना है हेडिंग नंबर 1। जो आपके डॉक्यूमेंट का मेन टाइटल होता है, जो आपका टॉपिक होता है, उसको आपने टाइप करके बनाना होता है हेडिंग नंबर 1। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको बना दिया हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 को भी जो है वो आपने इसका फोन कलर फोन साइज वगैरह सेट करना है। तो आपने हेडिंग 1 को राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे जाना है। अच्छा, अभी हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं देखा। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बताया है कि आपने सबसे पहले लेआउट सेट कर लेने हैं, उसके बाद होम टैब पे नॉर्मल को मॉडिफाई कर देना है। फिर आप अपना टाइटल लिखेंगे, टाइटल को सिलेक्ट करके हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। फिर हेडिंग 1 को राइट क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे और इसी तरह से जो जो हेडिंग सेट करते जाएंगे ना, आप उन हेडिंग्स को मॉडिफाई करते जाएंगे। जैसे हमने नॉर्मल को मॉडिफाई किया, हम अब हेडिंग 1 को भी मॉडिफाई कर रहे हैं। और मॉडिफाई यानी अपनी मर्जी से उसको चेंज कर। इसको भी आपने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया और इसका फॉन्ट साइज आप अपनी मर्जी से इंक्रीज कर दें। बाकी नॉर्मल का फॉन्ट साइज जो है वो 12 होता है, लेकिन हेडिंग का फॉन्ट साइज आप अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि वो हेडिंग्स होती हैं। तो हेडिंग्स को आपने बोल्ड लाजमी करना है। बोल्ड होता है कि वो डार्क हो जाता है, आपने जो भी लिखा है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। ये अनबोल्ड है और ये बोल्ड है। ठीक है, इटैलिसाइज होता है कि वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है स्टाइलिश वे में। जो अंडरलाइन से वो अंडरलाइन हो जाता है। तो इटैलिसाइज या अंडरलाइन करना है या नहीं करना है ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हर हेडिंग को आपने बोल्ड लाजमी करना है और यहाँ से आप इसका कलर अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट करना है हेडिंग के लिए। और फिर आपने हेडिंग को करते हैं सेंटर अलाइन। अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपको बाहर भी मिल जाएंगे या आपको यहाँ जो है वो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइंड है, ये सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाइड वाली ऑप्शन अप्लाई होती है पैराग्राफ पर। इसको भी हम देखते हैं। इसको मैंने सेंटर लाइन कर दिया। हेडिंग्स आपने सेंटर लाइन ही रखनी है थ्रू आउट द रिसर्च पेपर। तो नॉर्मल को हेडिंग्स को मॉडिफाई करके हमने उसका फॉन्ट स्टाइल, उसका फॉन्ट साइज सेट किया, उसका कलर सेट किया, उसको बोल्ड कर दिया और उसको सेंटर अलाइन कर दिया। ओके कर दिया तो अब ये देख सकते हैं हमारे पास हेडिंग सेट हो गई है। अब यहाँ पे कर्सर प्रेस करके मैंने एंटर प्रेस किया और अब हम जाते हैं वेबसाइट के ऊपर और कंटेंट कॉपी करने पे। चलिए ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कंटेंट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने कंट्रोल C प्रेस करना है। कंट्रोल C प्रेस करने से ना कंटेंट कॉपी हो जाता है। फिर आप डॉक्यूमेंट में वापस आके कंट्रोल V प्रेस करेंगे। कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट, और यहाँ से जो है वो आप पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V। अच्छा, अब जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट पेस्ट किया है ना तो जो उसकी फॉर्मेटिंग उस वेबसाइट के ऊपर आ रही थी वो फॉर्मेटिंग भी साथ ही पेस्ट हो गई है। कंट्रोल V क्या करता है, कंट्रोल V से जब आप पेस्ट करते हैं तो आपकी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट होती है। जहां से आपने कॉपी किया होता है वो फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाती है, वो कंटेंट भी सारा कॉपी हो जाता है। और अगर इन बिटवीन कुछ पिक्चर्स आ रही होती हैं तो वो भी कॉपी हो जाती है, लेकिन वीडियोस नहीं इंसर्ट होती। MS वर्ड में वीडियोस इंसर्ट नहीं होती है, MS पावर पॉइंट में वीडियोस इंसर्ट हो जाती है और वीडियोस कॉपी भी नहीं होती है MS वर्ड में। अच्छा, तो अब हमने इस फॉर्मेटिंग को खत्म करना है क्योंकि हमने रिसर्च पेपर की फॉर्मेटिंग को फॉलो करना है, वेबसाइट की फॉर्मेटिंग हमने खत्म करनी है। तो उसके लिए आपने कंट्रोल A प्रेस करना है। कंट्रोल A प्रेस करते ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल A से। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और 3 स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं इस फॉर्मेटिंग को खत्म करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो जो फॉर्मेट होता है ना, जो कॉपी पेस्ट हुई होती है चीजें, उसके अंदर कुछ अंडरलाइन भी आ रही होती है। या तो आपका
उसके अंदर कुछ ब्लू फॉन्ट कलर में आ रहा होता है, या तो अंडरलाइंस भी आ रही होती है, जैसे जी कॉपी पेस्ट किया है ना, तो इसके अंदर अंडरलाइंस आ रही है, तो ये अंडरलाइंस होती है हाइपरलिंक। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कर्सर लाते ही मुझे शो हो रहा है ये बॉक्स, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, इस अंडरलाइन के ऊपर कर्सर लाते हुए मुझे यही शो हो रहा है, और इस अंडरलाइन के ऊपर भी। तो जब भी आप किसी वेबसाइट से कॉपी करते हैं ना, तो उस वेबसाइट में जगह जगह लिंक लगे होते हैं, तो जब आप कॉपी करते हैं तो वो लिंक्स भी साथ ही पेस्ट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आप अगर इस लिंक पे जाना चाहते हैं, तो आपने इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आना है, कंट्रोल की प्रेस करते हुए आपने क्लिक करना है, तो आप जो है वो उस लिंक पे चले जाएंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं वो हम उस लिंक पर आ गए जिसको हमने अभी ओपन किया है। तो किसी भी लिंक पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कंट्रोल की प्रेस करते हुए क्लिक करने से हम उस लिंक पे चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक होता है कि अगर किसी भी लिंक पे क्लिक करने से वो लिंक ओपन हो जाता है ना, फिर चाहे वो आपकी जो जूम मीटिंग का लिंक है वो भी हाइपरलिंक होता है, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक भी हाइपरलिंक होता है, और कोई भी लिंक होता है ना वेबसाइट वगैरह का लिंक, वो हाइपरलिंक होता है। आजकल हाइपरलिंक्स ही फॉलो हो रहे हैं, पहले कुछ सालों पहले हाइपरलिंक्स नहीं होते थे। किसी ने भी अगर लिंक भेजना होता था ना, तो वो कॉपी करके भेजता था, फिर जिसने उसको पेस्ट करना है तो उस लिंक को कॉपी करता था, गूगल में पेस्ट करता था, फिर वो लिंक जो है वो यूज हो जाता था। हाँ जी, इसका कलर टेम्परेरी चेंज हो जाता है। जब आप इसको ओपन करते हैं ना, तो ये पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जब आप इसको क्लोज कर देते हैं डॉक्यूमेंट को और दोबारा ओपन करते हैं, मतलब ये सिर्फ टेम्परेरी चेंज होता है। तो पहले हाइपरलिंक्स नहीं होते थे, अब हाइपरलिंक्स फॉलो होते हैं। अब हाइपरलिंक्स इंसर्ट करते हैं, उसको खत्म कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। और अभी के लिए मैंने बस बताया कि अंडरलाइन जो है वो हाइपरलिंक होती है। अच्छा, आपने कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। जब आप कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं ना, तो हाइपरलिंक्स भी पेस्ट हो जाते हैं, आपके पास जो है वो पिक्चर्स भी पेस्ट हो जाती हैं, और फॉर्मेटिंग भी सारी पेस्ट हो जाती है। कंट्रोल ए से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके कर देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद आप यहाँ पे आके कर देंगे ऑटोमेटिक, और फिर आपने जो है वो 2 दफा अंडरलाइन पे क्लिक कर देना है, तो इनसे आपकी पूरी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। यानी आपने 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। कंट्रोल ए क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्लियर फॉर्मेटिंग कर देनी है। यहाँ से फोंट कलर सेट होता है, यहाँ से आपने फोंट कलर को कर देना है ऑटोमेटिक, और अंडरलाइंस के ऊपर ना आपने 2 टाइम्स क्लिक करना है, तो आपकी जो है ये सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। अब हमारी फॉर्मेटिंग रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग हो चुकी है, टाइम्स न्यू रोमन और 12 जो हमने नॉर्मल के ऊपर सेट किया था जाके। लेकिन अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था ये भी खत्म हो गई है, इसकी फॉर्मेटिंग जो भी हमने इसको सिलेक्ट किया था और इसको हेडिंग 1 बनाया था, तो इसकी कोई मसला नहीं है। एक दफा जब आप हेडिंग का स्टाइल यहाँ से सेट कर दें ना, फिर आप किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करें और उस हेडिंग पे क्लिक करें, तो उसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। हाँ, हम वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना मतलब कहाँ पे सर्च करना है उसको। थीसोरस की ऑप्शन होती है जिसमें ना आप किसी भी वर्ड को उसके सिनोनिम से रिप्लेस कर सकते हैं एमएस वर्ड में। ये होती है यहाँ पर ऑप्शन, ये। और साथ में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो ये हम कल की क्लास में देखेंगे, ये दोनों ऑप्शन, ये तीनों बल्कि। अच्छा, मेरे ख्याल से आप शायद प्लेजरिज्म रिमूव करने की बात कर रहे हैं, कि जो वर्ड्स हैं या कंटेंट जो है वो चेंज होता है, थोड़ा उसका मीनिंग सेम कन्वे हो लेकिन वो कंटेंट चेंज होता है, तो उसके लिए आप प्लेजरिज्म रिमूवर डॉट कॉम की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर वैसे ही सुन ले कि अगर आपने इस तरह से करना हो ना, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट वो ही रहे, मतलब मैसेज सेम कन्वे हो रहा हो लेकिन आपकी पैराफ्रेसिंग जो है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप प्लेजरिज्म रिमूवर डॉट कॉम वेबसाइट यूज कर सकते हैं, कि अपना कंटेंट कॉपी किया वहां पे पेस्ट किया, तो आपके वर्ड्स को जो है वो रिप्लेस करके दे देगी कुछ कंटेंट को, तो उससे प्लेजरिज्म रिमूव हो जाता है या उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आपने कुछ वर्ड्स को जो है वो चेंज करना है, तो उसके लिए आप थीसोरस की ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटेलिजेंट का वर्ड यहाँ पे अभी सिलेक्ट किया, उसके बाद हम गए यहाँ पर रिव्यू टैब में, थीसोरस की ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर साइड पे उसके सिनोनिम्स आ गए, इंटेलिजेंट का ब्रेनी, ब्रेनी, ब्राइट, स्मार्ट, गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअल वगैरह, ये सब कुछ। अब जो भी मुझे इसका सिनोनियम पसंद आता है उसके ऊपर ये उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आना है, साइड वाले एरो पे जाना है, और यहाँ पे आपने इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ड था वो अपने सिनोनियम से रिप्लेस हो गया।
तो क्या करना है, सिंपली आपने जिसको रिप्लेस करना है ना, उस वर्ड को आप सिलेक्ट करें। उसके बाद रिव्यू टैब थिसोरस की ऑप्शन पर गए और यहाँ पर आपके सामने उसके सिनोनियम्स आ जाएंगे। तो जिस सिनोनियम से आपने उसको रिप्लेस करना है, उसके साइड वाले एरो के ऊपर क्लिक करना है आपने और इंसर्ट कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि वो अपने सिनोनियम से रिप्लेस हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा, तो अब मैं बता रही थी हेडिंग्स को सेट करना। अब हमने हेडिंग 1 तो बना लिया, जो हमारा टाइटल था ना उसको हमने बना लिया हेडिंग 1। अब आपने जो बाकी की हेडिंग सेट करनी है ना आपके डॉक्यूमेंट की, आपको जो लगता है मेन मेन हेडिंग्स है, तो उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसको हेडिंग 2 पे क्लिक कर देना। अब हर चीज को आपने मॉडिफाई करना है, जैसे कि हमने नॉर्मल को मॉडिफाई किया था राइट क्लिक करके, फिर हमने हेडिंग 1 को मॉडिफाई किया, अब हम हेडिंग 2 को भी मॉडिफाई करेंगे। अब जैसे ही मैंने हेडिंग 2 सेट किया है ना, हेडिंग 3 की ऑप्शन आने लग गई है, वरना पहले मेरे पास सिर्फ हेडिंग 1 और 2 की ऑप्शन आ रही थी। इसी तरह से जब मैं हेडिंग 3 सेट कर लूंगी तो हेडिंग 4 की ऑप्शन आने लग जाएगी। अच्छा, तो अब हेडिंग 2 को करते हैं मॉडिफाई। अब इसका भी ना थ्रू आउट द रिसर्च पेपर आपने फोन स्टाइल यही रखना है, टाइम्स न्यू रोमन ही रखना है। हेडिंग्स के लिए फोन साइज अब अपनी मर्जी से चेंज कर ले, मतलब कि हेडिंग 1 के लिए मैंने 20 रखा था, तो हेडिंग 2 का अब उससे कम ही रखना है, क्योंकि ये लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो पहली हेडिंग है वो हेडिंग 1 है, दूसरी वाली हेडिंग 2 है, ये लेवल्स ऑफ हेडिंग होते हैं। हेडिंग 1 होती है जो आपके डॉक्यूमेंट का टॉपिक, आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल होती है, और हेडिंग 2 होती है जो मेन मेन हेडिंग्स होती है ना, जो आपको लगता है आपके डॉक्यूमेंट की मेन हेडिंग्स है, तो वो हेडिंग 2 बनती है। तो ये लेवल्स ऑफ हेडिंग है, ये लेवल 1 की हेडिंग है, ये लेवल 2 की, ये लेवल 3 की। और आपको पता है सारी हेडिंग्स को बोल्ड करना होता है, और उनका कलर आप चाहें तो सेम कर लें, मतलब लेवल 1 की हेडिंग का कलर चेंज हो, लेवल 2 की हेडिंग का कलर चेंज हो, और लेवल 3 की हेडिंग का कलर चेंज हो, या फिर सेम हो, या फिर सेम कलर के डिफरेंट शेड्स आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, इसी तरह से आप सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट करके जो है वो हेडिंग बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एआई वर्सेस वीक एआई। अब ये मेरी हेडिंग 2 थी, अब इसी की सब हेडिंग आ रही है। स्ट्रॉन्ग एआई को अलग से डिफाइन किया हुआ है और वीक एआई को अलग से डिफाइन किया हुआ है, यानी कि ये जो दो हैं, ये हेडिंग 2 की ही सब हेडिंग है। तो जो हेडिंग 2 की सब हेडिंग होती है ना, उसका जो फर्दर सब पार्ट होती है वो हेडिंग 3 होती है, यानी उस लेवल 3 की हेडिंग। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब नॉन एडजेसेंट हेडिंग्स को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, पहली हेडिंग सिलेक्ट की, फिर कंट्रोल की पर से फिंगर नहीं हटाना, कंट्रोल की प्रेस करते हुए आप दूसरी हेडिंग सिलेक्ट करना। क्योंकि अगर मैं ऐसे करती हूँ ना कि पहली वाली सिलेक्ट की, दूसरी वाली सिलेक्ट करूंगी तो पहली वाली अनसिलेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि पहली वाली सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल की प्रेस करते हुए दूसरी वाली को सिलेक्ट करना। और अब मैंने इसको हेडिंग 3 बना दिया। तो इसी तरह से हम जो है वो सारी हेडिंग सेट कर लेंगे। किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन हो कि हमने किस तरह से हेडिंग सेट की है, या फिर हेडिंग का स्टाइल कौन सा होता है, या फिर लेवल्स ऑफ हेडिंग्स क्या है, किसी को इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। चलिए गुड। अच्छा, अब यहाँ पर आ गई है लिस्ट, वीक एआई एग्जांपल्स इंक्लूड। अभी अच्छा नहीं लग रहा कि ये एक लाइन ऊपर आ रही है और उससे रेलिवेंट चीजें जो है वो नीचे आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें। कुछ ना डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग हमें खुद सेट करनी पड़ती है, मतलब यही अभी हमने देखा कि एक लाइन उसके ऊपर आ रही है और बाकी नीचे आ रही है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये नीचे चली जाएगी। एंटर प्रेस करने से आपका जो कंटेंट होता है ना वो फिर एक लाइन नीचे मूव हो जाता है। एंटर प्रेस करने से होता है पैराग्राफ इंसर्ट होता है। जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरी लाइन चली गई है दूसरे पैराग्राफ में। अगर मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगी ना तो उससे मेरी लाइन चली जाएगी दूसरी लाइन में। तो शिफ्ट एंटर एक साथ प्रेस करने से आपकी लाइन जाती है, आपका कर्सर जाता है दूसरी लाइन में, और एंटर की प्रेस करने से आप दूसरे पैराग्राफ में एंटर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो हम चले गए दूसरे पैराग्राफ में, और अगर मैं प्रेस करती हूँ शिफ्ट एंटर तो हम आ गए दूसरी लाइन में। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर हम उन्होंने अपना कंटेंट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करवाना होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे अपना कर्सर प्लेस किया है, इससे ऑनवर्ड्स का कंटेंट अगर मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं वो एंटर की प्रेस करते जाते हैं, ताकि उनका कंटेंट खुद ही नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाए, ज्यादा पैराग्राफ्स ऐड हो जाए और उनका कंटेंट नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाए। तो ये सही तरीका नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका कर्सर जहाँ पे है उससे ऑनवर्ड्स का कंटेंट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए, तो फिर आपने इंसर्ट टैब पे आना होता है, और यहाँ पे आके आपने पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना होता है। पेज ब्रेक से क्या होता है कि जहाँ पे आपका कर्सर है उस पेज का उतना उससे ऑनवर्ड्स का जो कंटेंट होता है ना वो भी नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है। ये देखें, जहाँ पे मेरा कर्सर था उससे ऑनवर्ड्स का जो कंटेंट था अब वो
नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जहां तक बात सिर्फ एक लाइन की हो तो वहां पे आप बस एंटर की प्रेस करते हैं, वहां पे पेज ब्रेक ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी यहाँ पर बस एक लाइन थी तो वहां पे मैंने उसके स्टार्ट में कैसे प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा, अब इसको आप सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आप बुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। होम टैब में ना यहाँ पर बुलेट्स की ऑप्शन आती है, तो ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके आप बुलेट्स लगा सकते हैं। अच्छा, बुलेट सिर्फ तब लगती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो है वो एक लिस्ट क्रिएट किया, अगर आपने लिस्ट एंटर की प्रेस करते हुए क्रिएट किया है ना, जैसे मैंने ए के बाद एंटर प्रेस किया, फिर बी के बाद एंटर प्रेस किया, अगर एंटर की प्रेस करते हुए लिस्ट क्रिएट करते हैं सिर्फ तभी बुलेट्स लगती है। अगर यहाँ पे अप्लाई करो सिर्फ तभी बुलेट्स लगती हैं। लेकिन अगर आपने शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हुए अपनी लिस्ट क्रिएट की है ना, तो सिर्फ एक ही बुलेट लगेगी। ये देखिए मैंने शिफ्ट एंटर की प्रेस करते हुए अपनी लिस्ट क्रिएट की और अब सिर्फ एक ही बुलेट लगती है। तो बुलेट्स अप्लाई होती है पैराग्राफ्स के ऊपर, तो इसके लिए आपने एंटर की प्रेस करनी होती है। और आपने ये नहीं सोचना कि गैप ज्यादा आ रहा है, एक दफा बुलेट अप्लाई हो जाए तो गैप ऑलरेडी कम हो जाएगा। जैसे अब इनमें तो गैप ज्यादा आ रहा है ना, लेकिन जैसे ही बुलेट अप्लाई किया है तो गैप आप देख सकते हैं श्रिंक हो गया। तो ये बुलेट्स की ऑप्शन होती है। और यहाँ से जाके जो है वो आप नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। और ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी एक से ज्यादा लेवल की नंबरिंग। तो ये हम अप्लाई करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर, और इसके अलावा ये कमी अप्लाई होती है। तो ये होती है सिंपल बुलेट्स, ये सिंपल नंबरिंग होती है, यहाँ से नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। और ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है, इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करके अभी देखते हैं। शिफ्ट और एंटर एक साथ प्रेस करना है दूसरी लाइन में एंटर होने के लिए। अच्छा, इसी तरह से अब आप अपनी बाकी सारी हेडिंग्स भी सेट कर लेंगे। अब ये बन रही थी हेडिंग 2 और ये दोनों जो है वो हेडिंग 3 बन रही थी। अच्छा, अब ये जो ब्लू लाइंस आ रही है ना, ये ब्लू अंडरलाइंस, और इस तरह से आपको कर्ली सी रेड अंडरलाइंस भी मिलेंगी। कर्ली रेड अंडरलाइंस और कर्ली ब्लू अंडरलाइंस ये होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। तो जब आपको रेड कर्ली अंडरलाइन शो होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से होती है, जब ब्लू कर्ली अंडरलाइन शो होती है तो वो होती है उसकी वजह से, ग्रामर मिस्टेक की वजह से। तो इसको हम कल देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अच्छा, अब यहाँ से स्टाइल सेट करने का ना मेन पर्पस क्या होता है कि जब आप किसी भी हेडिंग को यहाँ से हेडिंग बनाते हैं ना तो उसी के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाता है। लेकिन अगर आप उसको सिंपली किसी भी हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग, यहाँ से उसका कलर सेट कर देते हैं, किसी भी चीज को ना सिलेक्ट करके आप उसके यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका फोंट स्टाइल, उसका फोंट साइज, उसके जो है वो बोल्ड कर दे, उसको इटैलिसाइज, अंडरलाइन, या फिर अंडरलाइन की फर्दर ऑप्शंस, ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके फर्दर ऑप्शंस आती हैं अंडरलाइन की। ये होता है स्ट्राइक थ्रू, इसके ऊपर ना आपका जो कंटेंट होता है वो कट हो जाता है, उसके ऊपर लाइन लग जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और फोंट के ऑप्शंस आते हैं, फोंट स्टाइल्स, ये हाईलाइट की ऑप्शंस होती हैं, हाईलाइट के कलर कम ही आते हैं इसके अंदर, मतलब कि बस कुछ ही कलर्स हैं हाईलाइट के लिए। तो जिस चीज को आप सिलेक्ट करेंगे ना उसी के ऊपर ऑप्शन अप्लाई होगी। पहले अगर आपने कोई ऑप्शन अप्लाई करनी है तो पहले अपना कंटेंट सिलेक्ट करें और फिर उसके ऊपर कोई ऑप्शन अप्लाई होगी, यहाँ से आप फोंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। और सारी चीजें करने के बाद अगर आप सिंपल जो है वो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं तो सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन हाईलाइट जो है वो खत्म नहीं होता, मतलब कि अगर मैंने कोई हाईलाइट किया हुआ है ना तो वो क्लियर फॉर्मेटिंग हाईलाइट को खत्म नहीं करती। हाईलाइट खत्म करने के लिए आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके नो कलर करना पड़ता है जिससे हाईलाइट खत्म होता है। और फोन कलर खत्म करने के लिए आप ये क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, उससे फोन कलर खत्म हो जाता है। तो इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने बना दिया हेडिंग 2। तो ये मैं बता रही थी कि अगर आप किसी भी हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से उसका जो है बोल्ड वगैरह सेट कर देते हैं कि देखने वाले को वो हेडिंग लगे, और आपने यहाँ से हेडिंग नहीं बनाई, तो उसका एक तो ये होगा कि आपको फिर सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट करके बार बार यहाँ से आके करना पड़ेगा। जबकि अगर आप यहाँ से करते हैं
जैसे मैंने हेडिंग 2 को एक ही दफा डिफाइन कर दिया। अब मैं किसी भी हेडिंग को सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं सिंपली हेडिंग 2 पे क्लिक कर रही हूँ, तो जो उसका स्टाइल है हेडिंग 2 का वो उसके ऊपर अप्लाई होता जा रहा है। मुझे बार बार उसका स्टाइल जाके डिफाइन नहीं करना पड़ा, एक ही दफा मैंने स्टाइल डिफाइन कर दिया था, फिर किसी भी हेडिंग को सिलेक्ट किया, हेडिंग 2 पे क्लिक किया, वो हेडिंग 2 बनती जा रही है, उसका वही स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई होता जा रहा है। तो एक तो ये फायदा हो जाता है यहाँ से अप्लाई करने का, और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी हेडिंग को यहाँ से सेट नहीं करते हैं ना, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं आ रही होती। मतलब आपने सिंपली किसी भी चीज को सिलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से करती है ताकि वो देखने वाले को वो हेडिंग लगे, आपने यहाँ से उसको हेडिंग नहीं बनाया तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में तब तक नहीं आएगी जब तक कि एमएस वर्ड उसको हेडिंग रिकॉग्नाइज नहीं करता, और वो हेडिंग सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब आपने यहाँ से हेडिंग स्टाइल सेट किया। कंट्रोल की प्रेस करते हुए मैं सारी हेडिंग्स को एक ही दफा सेलेक्ट कर रही हूँ। अब देखिए जैसे ही हेडिंग 3 सेट किया, अब हेडिंग 4 की भी ऑप्शन आ रही है। चलिए ठीक है, इतनी काफी है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट की सारी हेडिंग्स को सेट कर लेना है। उसके बाद जब आप सारी हेडिंग सेट कर चुके हो तब आप बनाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? हेडिंग 3 वाला सेट किया तो है, ये हेडिंग 3 ही है। हेडिंग 3 में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, बस हेडिंग 1 का आपने फोंट साइज थोड़ा बड़ा रखना होता है, हेडिंग 2 से उससे थोड़ा थोड़ा रखना होता है, और हेडिंग 3 का उससे भी कम। जैसे हेडिंग 1 का मैंने 20 रखा था, हेडिंग 2 का मैंने 16 कर दिया, हेडिंग 3 का मैंने 14 कर दिया। तो डिफरेंस अगर आप करना चाहते हैं तो आप चाहें तो कलर चेंज कर लें, मैंने कलर इनका चेंज रखा है, जैसे हेडिंग 2 का मैंने ये कलर रखा है, हेडिंग 3 का मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है। तो आप चाहें तो सेम कलर के डिफरेंट कलर्स करते हैं, मोनोक्रोमेटिक सीरीज कहते हैं इसको, या फिर आप चाहें तो डिफरेंट कलर अप्लाई। अच्छा, आप लोग की क्लास के बाद ना एक और क्लास होती है 10 से 11 बजे तक, एडवांस एमएस एक्सेल की। उसके बाद आपको जो है वो 11 से 12:30 के दरम्यान में ग्रुप में वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग वगैरह। और असाइनमेंट आपको मिला करेगी हर संडे को, तो असाइनमेंट कल ही मिलेगी आपको, आज कोई असाइनमेंट नहीं है। आज की क्लास में आपने बस जो सीखना है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट आपकी यही होगी कि अपनी मर्जी से कोई टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है, और उसके ऊपर जो काम हम अब तक कर चुके होंगे तो वो आपने करना है। आप चाहें तो आज जो हमने किया है वो अपने पास करके रख लें, उसको सेव कर लें, फिर कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो चीजें सीखेंगे वो उसके अंदर इंक्लूड करके अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके तो नेक्स्ट वीक ग्रुप में शेयर कर देंगे। भेजना कैसे है मुझे, चलिए ये भी बता दूँ। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर आपको मिलेगा ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप ग्रुप ओपन करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ग्रुप इन्फो में जाएंगी, तो वहां पर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग लिंक। रिकॉर्डिंग लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, अब तक के जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके होंगे ना, वो मैं अलग से भी शेयर करती जाऊंगी ग्रुप में, मतलब इंडिविजुअली हर क्लास के बाद आपको उसका रिकॉर्डिंग लिंक मिला करेगा, लेकिन एक्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर ना आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, विंडोर लिंक शेयर किया हुआ है कि अगर किसी के पास डाउनलोडेड नहीं है तो कैसे करना है, वो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, और इंट्रोडक्शन की ही क्लास की लेक्चर में। तो वहाँ पे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं सारी चीजें। किसकी पीडीएफ फाइल है? नहीं नहीं, वो लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिकॉर्डिंग आ जाएगी। पीडीएफ फाइल नहीं है, वो ग्रुप है आपका, जो सेम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने हुए हैं, उसी ग्रुप को आपने ओपन करना है। उसी की जो है वो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके ग्रुप इन्फो में जाएंगे तो आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। नहीं, 16 करना लाजमी नहीं है, आप चाहें तो इससे लेटेस्ट वर्जन कर लें, लेकिन पुराने वाला करेंगे तो वो फिर आपके अपने रिस्क पे होगा, मतलब कि अगर फिर आप किसी ऑप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो फिर आप कर लें कोई पुराने वाला वर्जन। मैडम मेरी तरफ से यही 16 या फिर लेटेस्ट रिकमेंडेड है। अगर कोई चीज पूछनी होगी पर कोर्स के दरमियान में पूछ सकते हैं, अगर कोर्स के बाद पूछनी होगी तो फिर आप फिर मैनेजमेंट के थ्रू ही कम्युनिकेशन करें। अच्छा, अब हम सेट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने बुक्स में देखा होगा कि हमारे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक पेज आता है,
वो सबसे चैप्टर से स्टार्ट में आता है, जिसके अंदर सारे चैप्टर के नेम लिखे होते हैं, राइट साइड पे उनके पेज नंबर्स लिखे होते हैं। तो उसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। एमएस वर्ड में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स हेडिंग के ऊपर इंसर्ट करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहा होता है सबसे स्टार्ट में, मतलब आपकी बुक के चैप्टर स्टार्ट होने से पहले वो आ रहा होता है। एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट स्टार्ट होने से पहले वो टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहा होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जोन से मर्जी वर्जन आप लोग यूज करोगे। मैंने बस अपनी रिकमेंडेशन बताई थी। अच्छा, अब आपने ये टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, तो आपने बिल्कुल स्टार्ट पे अपना कर्सर प्लेस करना है। अच्छा, आपको ना हर हेडिंग के साथ ये एरो नजर आ रहा होगा। ये एरो क्या होता है? ये हमें बताता है कि हर हेडिंग कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और हर हेडिंग के अंदर क्या चीज कवर होती है। जैसे अभी ये तो मेन हेडिंग है ना, तो इसके अंदर तो पूरा डॉक्यूमेंट ही कवर हो रहा है। तो इसके आप एरो पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट उसने यहाँ पे खत्म कर दिया है। इसका मतलब कि ये हेडिंग पूरा डॉक्यूमेंट कवर कर रही है। तो इसके एरो पे क्लिक करने से सारा कुछ दोबारा वापस आ जाएगा। इसी तरह से इस हेडिंग के एरो पे क्लिक करूंगी तो वो बता रहा है कि वो बस इस हेडिंग तक का एरिया कवर करिए, यानी कि उसके जो फिर उसके अंदर का कंटेंट होता है ना, वो हो जाता है आपके पास हाइड, टेम्परेरी तौर पर। और दोबारा क्लिक करने से वो अपीयर हो जाता है। तो ये साइन बस आप इसे ये देख सकते हैं कि हर हेडिंग बस कितना एरिया कवर कर रही है। यहाँ पे टेम्परेरी अगर आप उसका कंटेंट हाइड करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए आपने बिल्कुल स्टार्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे इंसर्ट टैब में और आपने ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देना है, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स हम बिल्कुल स्टार्ट में इंसर्ट करते हैं। तो वो पहले हम ब्लैंक पेज ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो आपने अपने कंटेंट के अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके वेरी फर्स्ट वर्ड पे क्लिक करना है और ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ऊपर जो है वो ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका हुआ है। यानी ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट होता है? जहां पे आपका कर्सर है ना, आपके कर्सर से बिफोर ब्लैंक पेज इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने वेरी फर्स्ट वर्ड से बिफोर अपना कर्सर प्लेस किया और मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ऊपर ब्लैंक पेज इंसर्ट होकर आ गया। अब अगर मैं अपना कर्सर मूव करूँ ना यहाँ पे, तो मुझे एक एरो नजर आ रहा है। आपने इस एरो पे क्लिक करना है और फिर आपने जाना है रेफरेंस टैब पे। ठीक है, अब आप कहीं और क्लिक नहीं करेंगे। जब आपने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना हो ना, तो जहाँ पे आपको ये एरो शो हो रहा हो, तो इस एरो पे क्लिक करना है। फॉर्मेटिंग के लिए कह रही हूँ, अगर आप कहीं और क्लिक करेंगे ना तो वो उसकी फॉर्मेटिंग जरा खराब हो सकती है। तो सबसे पहले आपने ये एक तो ये करना है कि आप जहाँ पे हेडिंग है वहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करके ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे ये एरो आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके रेफरेंस टैब, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ पे तीन टाइप्स के टेबल ऑफ कंटेंट्स है। पहले वाला सिर्फ कंटेंट की हेडिंग के साथ आएगा और उसके साथ जो है वो ये स्टाइल है कि हेडिंग वन थोड़ा बाहर की तरफ आएगी, हेडिंग टू उससे थोड़ा अंदर की तरफ आएगी, हेडिंग थ्री उससे भी थोड़ा अंदर की तरफ आएगी। और यहाँ पर साइड पे पेज नंबर्स आ रहे हैं, हर हेडिंग के सामने उसका पेज नंबर के वो कौन से पेज नंबर पे लोकेटेड है। इसी तरह से हेड ऑटोमेटिक टेबल टू है, उसके अंदर बस हेडिंग ही डिफरेंट है, बाकी सारा कुछ सेम है। और ये वाला जो टेबल है ना, ये होता है टाइटल सब टाइटल के लिए। मतलब अगर आपने हेडिंग्स नहीं बनाई हुई, आपने बस एक टाइटल लिखा हुआ है, मेन टाइटल, और दो तीन सब टाइटल है, यहाँ से ही सेट होते हैं टाइटल सब टाइटल। ये टाइटल ये सब टाइटल, मतलब अगर आपने हेडिंग्स नहीं बनाई हुई और आपके टाइटल्स और सब टाइटल्स हैं तो उसके लिए आप ये थर्ड वाला इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम पहले दो ही इंसर्ट करते हैं, तो मोस्टली ये यूज होता है। इसके ऊपर क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होके आया। मतलब हमारा काम बस ये होता है कि हमने हेडिंग सेट कर लेनी होती है, यहाँ से हमें हेडिंग सेट कर लेनी होती है। फिर जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो हेडिंग्स यहाँ पर उसने बनाई होती है ना, एमएस वर्ड के थ्रू हमने बनाई होती है, तो वो ऑटोमेटिकली उन हेडिंग्स को इसमें इंक्लूड कर देगा। जिसको आपने हेडिंग वन बनाया है वो सबसे बाहर की तरफ आ रही होगी, जिसको आपने हेडिंग टू सेट किया है वो थोड़ा अंदर की तरफ, और जिसको हेडिंग थ्री सेट किया है वो उससे भी थोड़ा अंदर की तरफ आ रही है, जिससे लेवल्स ऑफ हेडिंग्स इंडिकेट हो रहे हैं। और हर हेडिंग के सामने उसका पेज नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर ना हर हेडिंग हाइपरलिंक होती है, यानी किसी भी हेडिंग पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ये नहीं करेंगे कि उस हेडिंग का पेज नंबर नोट करके उस हेडिंग को उस पेज नंबर पे जाके ढूंढेंगे। आपने क्या करना है, बस उस हेडिंग के ऊपर अपना कर्सर लेके आना है। जैसे कि अगर मुझे मशीन लर्निंग की हेडिंग पर जाना है तो आपने उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आना है और कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हम उस हेडिंग के ऊपर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर सारी हेडिंग्स हाइपरलिंक होती हैं, बस किसी भी हेडिंग पे जाने के लिए कर्सर लेकर आए, कंट्रोल प्लस क्लिक से आप उस हेडिंग के ऊपर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब अगर आप हेडिंग्स के अंदर कोई भी चेंजिंग्स करते हैं ना, जैसे कि इसको मैंने खत्म किया और यहाँ पे लिख दिया डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एआई एंड
वीक है। अब यहाँ पर मैंने खुद टाइप कर दिया डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एआई एंड वीक है। पहले ये था कि स्ट्रॉन्ग एआई वर्सेस वीक है। तो अब अगर मैं अपनी हेडिंग के ऊपर वापस आऊँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर, तो इसमें मेरी हेडिंग वापस वैसे ही अपीयर हो रही है जैसे कि पहले अपीयर हो रही थी। तो कोई भी हेडिंग आप डिलीट करते हैं, कोई मतलब जो प्रीवियस वाली थी उसको आपने डिलीट कर दिया, डिलीट कैसे करेंगे? सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, कोई हेडिंग आपने डिलीट की है, कोई न्यू हेडिंग आपने इंसर्ट की है, या फिर जो हेडिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसको आपने चेंज किया, ठीक है, जैसे अभी हमने किया, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी जब तक कि आप उसको रिफ्रेश नहीं करते। कंट्रोल कुछ भी नहीं करना, बस उस हेडिंग के ऊपर जाने के लिए आपने कंट्रोल की प्रेस करते हुए क्लिक कर देना है बस। कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो। अच्छा, तो ये मैं बताई थी कि हेडिंग के अंदर अगर आपने कोई भी चेंजिंग की है, कोई न्यू इंसर्ट किया है, प्रीवियस वाली डिलीट किया है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मतलब उसका कोई चेंज किया है, उसके स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स चेंज किए हैं, तो उसको कुछ भी किया आपने, तो उसको आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। अपडेट करने के लिए आप यहाँ तो रेफरेंस टैब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट के साथ ही ऑप्शन आती है अपडेट टेबल, या तो यहाँ पे क्लिक कर दें, या फिर आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे ना टेबल पे, तो ऊपर ऑप्शन आएगी अपडेट टेबल। यहाँ पे क्लिक करके वो आपको शो करवाता है अपडेट पेज नंबर्स ओनली और अपडेट इंटायर टेबल। पेज नंबर्स शफल होते हैं ना, कोई न्यू आप इंसर्ट करते हैं या कोई प्रीवियस वाली डिलीट करते हैं, तो वो कहता है कि सिर्फ पेज नंबर्स को अपडेट करना है, या फिर पूरे टेबल में जो भी चेंजेस आई हैं आपने सबको अपडेट करना है। तो हम हमेशा इंटायर टेबल को अपडेट करके ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी हेडिंग जो है वो रिप्लेस हो चुकी है, मतलब कि अपडेट हो चुका है मेरा टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। फर्दर अभी हम हेडिंग 4 सेट कर लेते हैं। हेडिंग 4 सेट करना लाजमी तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम बस एक चीज सीख रहे हैं, जैसे कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स को कस्टमाइज करना सीखना है, तो इसलिए मैं बस इसको बता रही हूँ, वरना हेडिंग 4 सेट करना लाजमी नहीं है। अभी मेरे पास कोई हेडिंग 4 बन भी नहीं रही। हेडिंग 4 बनेगी हेडिंग 3 की सब हेडिंग, जैसे कि वो था ना कि स्ट्रॉन्ग एआई वर्सेस वीक एआई, तो ये हेडिंग 2 थी। लेकिन इसके अंदर फिर जब स्ट्रॉन्ग एआई की अलग से डेफिनेशन आई, वीक एआई की अलग से डेफिनेशन आई, तो वो हेडिंग 3 थी। अब अगर उनकी भी फर्दर डेफिनेशन आगे आ रही होती ना, ये फर्दर सब हेडिंग्स आ रही होती, तो यानी हेडिंग 3 की जो फर्दर सब हेडिंग्स आएंगी वो हेडिंग 4 होगी, लेवल 4 की हेडिंग। तो यहाँ पर अभी कोई 4 हेडिंग बन नहीं रही। मैं बस ऐसे ही किसी भी हेडिंग को रैंडमली हेडिंग 4 सेट कर दिया, और वजह उसकी बस ये है कि आप लोगों को एक चीज बतानी है, अदरवाइज की हेडिंग 4 नहीं है। चलिए ठीक है, इसको अब मैंने बना दिया हेडिंग 4। और ये हेडिंग 4 बनती नहीं थी, बस ऐसे ही रैंडमली हमने इसको हेडिंग 4 बना दिया। अब चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एआई, इसको मैंने हेडिंग 4 सेट किया है। वापस आगे मैं इसको कर देती हूँ अपडेट, अपडेट इंटायर टेबल ओके कर दिया। अब इसके अंदर आपको कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एआई। अभी हमने इसको अपडेट भी किया, तो कोई रीजन बता सकता है इसकी कि ऐसा क्यों हो रहा है? कि हमने हेडिंग 4 तो सेट की है, वापस आके इसको अपडेट भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही? अच्छा, उसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी शायद, कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो, नहीं सेटिंग्स तो हमने की है, उसको भी मॉडिफाई किया है। इसकी रीजन ये होती है कि रेफरेंस टैब में जब हम टेबल ऑफ कंटेंट सेट कर रहे थे ना, तो आप देख सकते हैं उसमें बस 3 हेडिंग्स आ रही हैं। आप लोग को शायद ये लगा हो कि यहाँ पर बस मतलब कि उसने रिफ्लेक्ट सामने 3 करवाई हुई है, इसका मतलब कि उसमें ऑनवर्ड सारी हेडिंग्स इसी तरह से आ रही होंगी। लेकिन ये इस वजह से है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना सिर्फ 3 हेडिंग्स के लिए होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आपने ज्यादा हेडिंग्स के लिए बनाना हो तो फिर आप लोग उसको कस्टमाइज करना पड़ता है। जैसे मार्जिन थे ना, हमने अपनी मर्जी के करने थे, तो हमें उसको कस्टमाइज करना पड़ा। इसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट सिर्फ 3 हेडिंग्स के लिए होता है। अगर आप ज्यादा हेडिंग्स के लिए चाहते हैं तो फिर आपको जाना पड़ता है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। ठीक है, यहाँ पर रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स की भी ऑप्शन होती है और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स की भी ऑप्शन होती है, तो हम जाते हैं कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि शो लेवल्स 3 शो हो रहे हैं। खुद से ही करता जाता है, लेकिन सिर्फ 3 तक होती है, सिर्फ 3 लेवल तक होती है। अब अगर 3 से ज्यादा हेडिंग्स होती है ना, तो फिर आपको कस्टमाइज करना पड़ता है इसको आके।
तो कस्टम पे आके यहाँ पे आप शो लेवल्स को इंक्रीज कर दें, जितनी भी आपने हेडिंग सेट किया। आइडियली यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में 3 से ज्यादा हेडिंग्स ना रखें। 3 हेडिंग्स काफी होती हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। लेकिन अगर आपकी 4th हेडिंग भी बन रही है तो आप उसको सेट करके टेबल ऑफ कंटेंट्स के लेवल को 4 तक मैंने अब यहाँ पर सेट कर दिया। फर्दर ऑप्शन इसकी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ना हेडिंग 1 के आगे उसके पेज नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो पूछा है कि शो पेज नंबर्स, अगर मैं इस बॉक्स को ऑफ कर देती हूँ तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पेज नंबर डिसअपियर हो गए। दोबारा मैंने टिक किया तो दोबारा वापस आ गए यहाँ पे। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आती है राइट अलाइन पेज नंबर्स, यानी पेज नंबर सारे राइट साइड पे आ रहे हैं ना। अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया तो अब वो पेज नंबर उसके साथ साथ आने लग गए। अच्छा, फर्दर यहाँ पर सेपरेशन आ रही है कि हेडिंग और उनके पेज नंबर के दरम्यान में डॉटेड लाइन है ना, तो अगर आप इसको नन कर देते हैं तो स्पेस होगी सेपरेशन। फर्दर ये वाली लाइन है। तो ये कुछ लाइंस होती हैं जो इनके दरम्यान में सेपरेशन है। तो आप ये लाइंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे बुक्स के होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर यूज हाइपरलिंक्स इंस्टेड ऑफ पेज नंबर्स। यानी अभी हमने देखा ना कि सारी हेडिंग्स हाइपरलिंक थी, किसी भी हेडिंग पर जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस क्लिक से उस हेडिंग के ऊपर ऑटोमेटिकली मूव कर रहे थे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी हेडिंग्स हाइपरलिंक हो तो आप इस बॉक्स को अनचेक कर देंगे। फिर आपको उस हेडिंग पर मैनुअली जाना पड़ेगा, यानी उसको खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हम इसको ऑन ही रहने देते हैं, मतलब ये एक बेनिफिट ही है कि आप उस हेडिंग के ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक से जा सकते हैं। फर्दर आप यहाँ पे इसके फॉर्मेट्स देख सकते हैं। ये फ्रॉम टेम्पलेट वाला फॉर्मेट है। ये क्लासिक है, डिस्ट्रक्टिव, फैंसी, मॉडर्न, फॉर्मल, सिंपल। तो ये स्टाइल्स आप और अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको अप्लाई कर देंगे और इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे तब ये प्यारे लगेंगे। अच्छा, अब वो जैसे मैंने सारी सेटिंग्स की है, वो पूछ रहे रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो हम यस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो हमारा, अब उसके अंदर वो वाली हेडिंग भी आ रही है, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एआई, जो पहले नहीं आ रही। तो ये थे सारी टेबल ऑफ कंटेंट्स की सेटिंग्स। आज की क्लास में वैसे हम पिक्चर्स और स्मार्ट आर्ट भी डिस्कस कर लेते होते हैं, लेकिन अभी वो कल के ऊपर सेट हो चुका है स्लो बोलने की वजह से। तो बाकी चीज अब हम कल डिस्कस करेंगे। पिक्चर्स इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट डिस्कस करना, इंसर्ट करना, हेडर्स, फुटर्स, साइटेशंस, कैप्शंस, एंड नोट्स, फुटनोट्स। ये सब कुछ हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये सारा कुछ इंक्लूड आपके असाइनमेंट के अंदर है। असाइनमेंट आपको कल ही मिलेगी, आज की क्लास में बस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके ना उसको सेव करना है। सेव कैसे करना है? फाइल पे आना है, सेव एज पे जाना है, फिर आपने ब्राउज पे जाना है। यहाँ पर आप फोल्डर सेलेक्ट करना है, जो भी फोल्डर में आपने सेव करना है। फिर आप उसका फाइल नेम यहाँ पर टाइप कर दे, जिस भी नेम से आपने फाइल को सेव करना है। और फिर आप उसको सेव कर सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे और पीडीएफ के तौर पे। पीडीएफ के तौर पे आप उसको पहली बार ना सेव करने, मतलब अगर ये किसी डॉक्यूमेंट को पहली दफा सेव करने लगे तो उसको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव करें, ताकि जब आप उसको दोबारा से एडिट करें तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ही वो एडिट हो पाए। लेकिन जब आप उसको दोबारा, मतलब डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, मतलब कि जैसे आपने पहली दफा सेव करना है तो आपने उसको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर ही सेव करना है। और अब ये हो गया है सेव। यहाँ पर मेरे पास, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं जो फाइल आपने ओपन की है, जिसको आप ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, उसको, अगर आपने सेम फाइल के अंदर जो चेंजिंग्स करनी है, मतलब आपने फाइल सेव कर ली, उसको ओपन किया, कुछ चेंजिंग्स किया, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने चेंजेस किए वो सेम फाइल में रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए आप यहाँ तो कंट्रोल एस प्रेस कर दें, या यहाँ पे क्लिक कर दें, फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर दें। तो उससे आपने जो भी चेंजिंग्स की होंगी वो ओरिजिनल फाइल में सेव होंगी। लेकिन कभी कभार हमने कॉपीज बनानी होती है, मतलब कि वो दूसरी फाइल में सेव हो जाए, ओरिजिनल फाइल को वो चेंजिंग इफेक्ट ना करें जो अभी मैंने ओपन की होंगी इसमें। तो उसके लिए आप सेव एस में जाके ना नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं।
मतलब अगर आप सेव करते हैं तो ओरिजिनल फाइल में सेव होंगी, अगर आप सेव एस में जाते हैं तो उस फाइल की जो है वो कॉपी बन जाएगी, जिसको आप किसी दूसरे नेम से सेव कर लें। और अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो फिर आप सेव एस में जाएं और यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लें पीडीएफ, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपके बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर ओपन होगा। तो फिर कल की क्लास से कंटिन्यू करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है।